न्यू लाइफ खलातर में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं आगे, है ना। 3 धातु एवं अधातु, नहीं क्लास 10th पार्ट 4 ना। देखिए पढ़ाए थे, अंतर बताए थे आयनिक यौगिक में और सहसंयोजक यौगिक में, है ना। यहाँ तक पढ़ाए थे और बताए थे धन आयन और ऋण आयन में अंतर तक बताए थे, है ना। आइए आगे चलते हैं। रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? रासायनिक बंधन तो यौगिक जो होता है जिस बंधन के साथ बंधे हुए रहता है उसको कहते हैं रासायनिक बंधन, नहीं। जो भी बंधन के साथ हो, अब बंधन 2 प्रकार के होता है। आयनिक बंधन, आयनिक बंधन कोई कहते हैं वैद्युत संयोजन बंधन भी कहते हैं, और दूसरा होता है सहसंयोजन बंधन। तो ये दोनों बंधन में किसी बंधन के साथ जो यौगिक आपस में बंधे रहते हैं उसको कहते हैं रासायनिक बंधन। तो लिखिएगा रासायनिक बंधन किसे कहते हैं बाबू? किसी भी अणु के अंदर मौजूद हुआ बंधन, किसी भी यौगिक के अंदर मौजूद हुआ बंधन, किसी भी अणु के अंदर मौजूद हुआ बंधन, किसी भी अणु के मौजूद हुआ बंधन, किसी भी अणु के अंदर मौजूद, किसी भी अणु के अंदर मौजूद हुआ बंधन जिसके कारण जो परमाणु आपस में बंधे रहते हैं, किसी भी अणु के अंदर उपस्थित हुआ बंधन जिसके कारण जो परमाणु आपस में बंधे रहते हैं उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन देखिए 2 प्रकार के होता है ना। किसी भी अणु के अंदर मौजूद हुआ बंधन जिसके कारण जो परमाणु आपस में बंधे रहते हैं, जो परमाणु आपस में किसी भी बंधन से बने रहते हैं ना, जो परमाणु आपस में किसी भी बंधन से बंधे रहते हैं उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। पहला है बाबू, पहला को बोलते थे आयनिक बंधन। पहला है आयनिक बंधन। आयनिक बंधन या इसी को कहते हैं वैद्युत संयोजन बंधन। इसी को कहते हैं वैद्युत संयोजन बंधन। वैद्युत संयोजन बंधन, वैद्युत संयोजन बंधन, वैद्युत संयोजन बंधन। और दूसरा है सहसंयोजक बंधन। दूसरा है बाबू सहसंयोजन बंधन, है ना। पहला है आयनिक बंधन और दूसरा है सहसंयोजन बंधन, या इसे बोलते हैं वैद्युत संयोजन बंधन, है ना। वैद्युत संयोजन बंधन, वैद्युत संयोजन बंधन। देखिए अब आयनिक बंधन आपको हम पहले पढ़ाए हैं, है ना। पहला हेडिंग डालेगा आयनिक बंधन, पहला हेडिंग डालेगा आयनिक बंधन, पहला हेडिंग डालेगा बाबू आयनिक बंधन, है ना। देखिए आयनिक बंधन हम आपको पढ़ाए हैं। ये होता है आयनिक बंधन धातु और अधातु के बीच होता है। किसके बीच होता है? ये धातु और अधातु के बीच होता था। आयनिक बंधन किसके बीच होता था? धातु और अधातु के बीच होता था ना। तो इसमें क्या करता था? इसमें अपने बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों का क्या करता था? आदान प्रदान करता था। क्या करता था? या उसको कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसको देता था और वो एक्सेप्ट करके आप जो क्या करता था? बंधन करता था। जैसे देखिए, जैसे सोडियम है, सोडियम के कितना है? 11 नंबर पर है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका उपस्थित है,
यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। और ये रहा आपका क्लोरीन, क्लोरीन का है 287 है, 28 क्या है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको एक ई भी चाह रहा है कि या तो कोई हमको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो हमसे कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो 7 को तो देना बड़ी मुश्किल है इसको, और देगा 7 को। हमको 20 लाख की ज़रूरत है तो कम से कम हमको 19 लाख रखेंगे तब नहीं कोई 1 लाख की चीज़ मांगेंगे। अब हमरे पास 1 लाख है, आप कुछ कहेंगे 19 लाख हमको कोई दे देगा? नहीं देगा, कम देता है, ज़्यादा कोई नहीं देता है। तो ये इसको चाहिए ज़्यादा, तो ज़्यादा ही कोई देने वाला नहीं है। तो चला चला कोई हमरा से दे नहीं सकता तो हमरे वाला लेके भाग दो, है ना। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कोई इसको ही देगा, ये देगा तो देगा तो इस पर रहेगा प्लस चार्ज और लेगा तो इस पर कौन चार्ज आए, दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देगा, NaCl। अब NaCl के साथ कौन सा बंधन बना हो, आयनिक बंधन बना है, आयनिक बंधन बना है कि नहीं बना। अब ये आयनिक बंधन बना है तो ये धातु जो होता है, अभी जान लीजिए, धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो धातु होता है देने वाला और इसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये होता है लेने वाला। तो लेने वाला पर माइनस चार्ज और देने वाला पर जो दान करता है उसको पॉजिटिव होता कहते हैं, और जो भीख मांग रहा है उसको कहते हैं निगेटिव। मतलब ये लेने वाला है तो ऋण है और ये देने वाला है तो धन है। क्या इसमें कोई दिक्कत है नहीं? तो लिखिएगा किसे कहते हैं भाई, लिखिएगा वैसा रासायनिक बंधन जो रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक बंधन जो परमाणु के बीच आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। वैसा रासायनिक बंधन, वैसा आयनिक बंधन जो परमाणुओं के बीच आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। वैसा आयनिक बंधन जो परमाणुओं के बीच आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान कर रहा है ना इलेक्ट्रॉनों का, तो उसे आयनिक बंधन कहते हैं। हो गया। तो उसे क्या कहते हैं बाबू, आयनिक बंधन कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आपको पूछेगा कि सर सोडियम कौन सा धातु है, का धातु तो नहीं पकड़ लीजिएगा, धातु है। जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो उसको धातु कहते हैं। जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो वह धातु कहते हैं। अब देखिए, तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे। जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो वो क्या करेंगे, तो साझेदारी करेंगे। क्या करेंगे, तो लिखिएगा अगला पॉइंट, जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जिसके बाह्यतम कक्षा में, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर रहा है बाबू, दान दे रहा है, मतलब क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। जिसके बाह्यतम कक्षा में है ना, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। अगला, जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वो साझेदारी करते हैं। जिसके बाह्यतम कक्षा में दूसरा पॉइंट है ना, पहला पॉइंट लिखा है जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और उसे क्या कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अगला, जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉन वो साझेदारी करते हैं। जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहे वे साझेदारी करते हैं। वो क्या करते हैं बाबू, साझेदारी करते हैं ना, साझेदारी करते हैं। जिसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करते हैं, साझेदारी, है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा, जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो जिसके बाह्यतम कक्षा में
जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहे वो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का, वो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं, है ना। वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं बाबू, ग्रहण करते हैं। और ये आप जानते हैं कि यह धातु है और ये अधातु है। ये धातु है ना बाबू, और ये क्या है, अधातु। तो धातु और अधातु मिलकर कौन सा बंधन, आयनिक बंधन। कौन बंधन, आयनिक बंधन। आयनिक बंधन का एक दूसरा भी नाम है कौन सा बंधन, वैद्युत संयोजन बंधन। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हेडिंग डालिएगा सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। अब देखिए सहसंयोजक बंधन क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। क्या होती है, ये यौगिक जो बनता है आपस में अधातु अधातु के बीच बनता है। किसके बीच, अधातु अधातु के बीच। ये तो पहले हम बता चुके हैं कि सहसंयोजक बंधन अधातु अधातु के बीच बनता है। तो अधातु है, जैसे देखिए ये है क्लोरीन। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 2, 8, 7 और एक और ले लेते हैं क्लोरीन। तो इसका भी तो बाह्यतम कक्षा में 2, 8 कितना, 7। अब इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6 आए कितना। अब 2, 2, 4, 2, 6 आए कितना। अब ये कह रहा है कि तुम हमरा एगो अपने दे दो। ये कह रहा है तुम हमको अपने एगो दे दो। कहता हूँ तू हमरा दे दे, कहता नहीं तू हमरा दे दे। मैंने ये मांग रहा है इससे, ये मांग रहा है इससे। तो दोनों क्या बोला कि ठीक है तू हमरा नहीं दे, तो तू अपन आगे बढ़ाओ इलेक्ट्रॉन, हम भी की बढ़ा दियो आगे। दोनों मिलकर की कर ले, अभिक्रिया कर ले। तू दिखाइए हमरा में, हम देखेबो तोरा में। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ एक बॉन्ड बना। कितना बन गया, एक बॉन्ड बना। तो ये आपस में क्या किया है, साझेदारी किया। इसको क्या कहते हैं, ये बोलेगा कि देखो 2, 2, 4, 2, 6 और 2 को मिलकर 8 हो गए ना हम वो। तो यो कर रहा है देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 2 को देखिए नहीं है ना, तो कि 8 हम हो गए ने। मतलब ये उसका इलेक्ट्रॉन को अपना बता रहा है, ये भी इसका इलेक्ट्रॉन को किसको बता रहा है, अपना। तो अपना तभी बताते हैं जब उसमें हम दोनों में क्या होगा, साझेदारी होगा। क्या होगा, साझेदारी होगा। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, Cl2 का। उसी तरह बनता है क्या, O2। उसी तरह क्या बनता है, O2, H2, है ना, उसी तरह बनता है जब। तो देखिए अब जब, और ये किसके बीच बनता है, तो अधातु के बीच। किसके बीच, अधातु प्लस अधातु। और अधातु मिलकर कौन सा बंधन बनाता है, सहसंयोजन बंधन। इसमें कोई दिक्कत है ना, तो लिखिएगा सहसंयोजन बंधन। जब दो परमाणु साझेदारी करके, जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके एक बंधन का निर्माण करते हैं तो उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके एक बंधन का निर्माण करते हैं तो उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। हो गया। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके एक बंधन का निर्माण करते हैं या बंधन का निर्माण करते हैं तो उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। कौन बंधन कहते हैं बाबू, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अब ये बंधन देखिए 3 प्रकार के होता है। इसको मिटाएं, अच्छा इसको रह देते हैं। ये बंधन जो होता है बाबू देखिए 3 प्रकार के होता है। ये बंधन जो होता है इधर लेते हैं। ये बंधन जो होता है 3 प्रकार के होता है, पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा। पहला होता है एकल बंधन
और दूसरा होता है द्विबंधन। द्विबंधन। और तीसरा होता है त्रिबंधन। त्रिबंधन। अब इसमें कोई लगा सकता है एकल सहसंयोजक बंधन, द्वि सहसंयोजक बंधन और तीसरा त्रिसहसंयोजक बंधन, है ना। देखिए इस सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। देखिए एकल बंधन का उदाहरण हमने यहाँ पर दे रखा है, जिसमें एक बंधन का निर्माण हो उसे क्या कहते हैं? एकल बंधन। जैसे देखिए अब ऑक्सीजन है बाबू, तो देखिए हम ऑक्सीजन का देते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे देते हैं, जैसे में ऑक्सीजन का। देखिए ऑक्सीजन के बायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन कितना नंबर पर? 8 नंबर पर। कितना नंबर पर? तो 2 और 6 होगा। इधर भी ऑक्सीजन है, ये भी 2 और 6 होगा। अब इसके बायतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बायतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखिए ज़्यादा थोड़ा सा दूर हो गया है, इसको नज़दीक करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका ही बातम कक्षा में 2 और 6। अब देखिए ये कह रहा है इसको 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑक्टेट का नियम में 8 होने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। यहाँ भी देखिए ना 8 पूरे हैं, 2 2 4 2 6 2 8, है ना। तो 8 पुराना है। अब ये कह रहा है बेचारा हमारे पास 6 है, तो ये चाह रहा है कि 2 हमको कोई क्या कर दे। आई कह रहा है हम भी छोड़िए, हमरो को 2 को दे दे। तो ये दोनों मिलकर क्या करेगा कि दोनों कोई देने के लिए तैयार है एक दूसरे को नहीं। ये कह रहा है तू हमरा दे दे, कह रहा है तू हमरा दे दे। बेचारा दोनों ऐसी लड़ते झगड़ते नाखुश हो गया। नाखुश हो गया तो अंतिम में दोनों फैसला निकाला कि तुम भी 2 इलेक्ट्रॉन के अपना क्या करो, आगे बढ़ाओ, हम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन के क्या बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और आपस में साझेदारी कर लेंगे। आपस में क्या कर लेंगे? साझेदारी कर लेंगे। और ये देखिए डबल बॉन्ड का क्या कर दिया? निर्माण कर लिया निर्माण। इसको कहते हैं द्विबंधन। तो ये कौन सा यौगिक बना दिया? O2। कोई दिक्कत? ये जिसमें एक बंधन का निर्माण हो चाहे एकल बंधन, और जिसमें द्विबंधन का निर्माण हो चाहे द्विबंधन। अब आइए तीसरा त्रिबंधन। तीसरा त्रिबंधन, कोई दिक्कत है ना? 2 बंधन का जिसमें निर्माण हो चाहे द्विबंधन, और जिसमें एक बंधन का निर्माण हो उसमें एकल बंधन। अब आ जाइए त्रिबंधन। त्रिबंधन में देखिए नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना नंबर पर है? नाइट्रोजन कितना नंबर पर है जल्दी बताइए। हाँ 7 नंबर पर है। तो नाइट्रोजन 7 नंबर पर है, मतलब 2 और 5, 2 और 5 ना। अब कह रहा है बेचारा कि ठीक है भाई 2 और 5, देखिए एगो इधर एगो इधर और 3 गो इधर दे दिए। अब ये इधर भी लीजिए नाइट्रोजन, एगो इधर और 3 गो इधर। अब इसको कह रहा है कि देखिए भाई बा हम 5 ही हो, हमरा 3 गो कोई दे दे। तो ये कह रहे देखिए भाई बा हम 5 गो हो, हमरो कोई 3 गो की कर दे। हम 3 गो हो, हमरा 3 गो घट रहा तो दे दे। तो कर ले हमरो 3 गो, हमरा कहाँ 4 गो घट रहे, हमरो 3 गो घट रहे महाते, है न। कर ले हमरो 3 गो घट रहे महाते, जल्दी से ना हम तो ही हमरा दे दे। कर ले न तो हमरा दे दे, है न। तो बेचारा किसी तरह अपने आप के कोई देवल तैयार नहीं होता, तो दोनों मिलके अपन इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ा दल के आगे बढ़ेल के। और यहाँ से अपन साझेदारी में की कर लल के भाग ले लल के। तो एक बंधन यहाँ, 2 बंधन यहाँ, एक त्रिबंधन। तो इसको कहते हैं त्रिबंधन। इसको क्या कहते हैं? त्रिबंधन। एक बंधन बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 2 इलेक्ट्रॉन। अरे एक बंधन देखिए ना, एक बंधन बनाने कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता बना? 2 गो। यहाँ पर देखिए 2 बंधन बनाने कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4। यहाँ पर 3 बंधन बनाने कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता पड़ा है। मतलब एक बंधन में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक बंधन में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जो 3 बंधन 3 बॉन्ड के साथ बंधे हो तो क्या कहते हैं? त्रिबंधन कहते हैं। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कहानी क्या हो गया? रासायनिक बंधन की कहानी क्या हो गया? खत्म। क्या इसमें कोई दिक्कत है?
अब जैसे देखिए, आपको पूछेगा CH4 को हमको बना के दिखाइए, नहीं बना के दिखाइएगा CH4 को। तो देखिए कार्बन के बाध्यम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, कार्बन कितना नंबर पर, 6 नंबर पर। कार्बन कितना नंबर पर, 6 नंबर पर। तो 6 नंबर मतलब 2 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन के बाध्यम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ना। अरे बाध्यम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, इसको 8 चाहिए ना। तो 4 गो हाइड्रोजन है, देखिए 1 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन और 4 गो हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के बाध्यम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 1। इसका भी हाइड्रोजन के बाध्यम कक्षा में 1, इसका भी 1, इसका भी 1। अभी कह रहा है कि याद कि हम 4 गो अपन है, तो ये कर ले हमू एक गो, एक गो हमरो घट ले, तो अपन वाला दे दे नहीं, तो एगो हमरा दे दे, हमरा दे दे, हमरा दे दे, तो छुट्टी कर अपना। कल हमरा तो दे दे, तो अलग अलग है करना भीख मांग खोज ले बोलबो फिर बाद में, तो ही हमरा दे दे चारों मिलके, हमें के गो नहीं यौ नहीं। कल हम वचन काबा नहीं करबो, बेचारा नहीं मान ले, अंतिम में इहो की केलकै, आगे बढ़ेल के अपन अपन इलेक्ट्रॉन है ना, आगे बढ़ेल के और एकरा साथ एगो बंधन बना ललकै, एकरा साथ एगो बंधन बना ललकै, एकरा साथ एगो ई बंधन बना ललकै, एकरा साथ एगो ई बंधन बना ललकै बाबू, है ना। एकरा साथ एगो ई बंधन बना ललकै आ एक बॉन्ड के निर्माण कर ललकै, कौची के, एक बॉन्ड के निर्माण कर ललकै। आ इसी को लिखते हैं क्या, CH4। इसी को क्या लिखते हैं, CH। अब CH4 में कौन सा बंधन है, कौन सा बंधन है, कार्बन कैसा है, कार्बन कैसा है, धातु है क्या, धातु है ना, अधातु है। और हाइड्रोजन कैसा है, धातु है। अपवाद में लिखाए थे, हैं कार्बन धातु है क्या, धातु है, हाइड्रोजन धातु है क्या, धातु, हैं अपवाद में लिखाए थे हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन अधातु है, क्या है, अधातु है। पढ़ना लिखना सारे बात है, लाते जूता के आ रही है तो उपाय की है, जब तक लात जूता नहीं मिलेगा तब तक नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए ये है अधातु, तो अधातु मिलके कौन सा बंधन, हैं सहसंयोजक बंधन। चलिए आगे बढ़िए, इसका काम हो गया। अब पहचान लीजिएगा आप लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, मतलब कि आप लोग का घर में रिवीजन नहीं है, पढ़ना लिखना बंद कर चुके हैं क्या, चिंता नहीं कीजिए। सब रोगों का इलाज है ना, सब रोगों का इलाज है, वह आप लोग खोज रहे हैं। जो रोग आप लोग को लगा है ना, वो रोग को दूर करना है। चलिए आइए, अगला हेडिंग डालेगा प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति किसके आधार पर, अवस्था के आधार पर, है ना, अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर, है ना। तो प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, प्रकृति में धातु की उपस्थिति अवस्था के आधार पर, है ना। तो देखिए अवस्था के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के बाबू, 2 प्रकार के। पहला मुक्त अवस्था, पहला है मुक्त अवस्था और दूसरा है संयुक्त अवस्था, दूसरा है संयुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था। देखिए पहला है मुक्त अवस्था, दूसरा है संयुक्त अवस्था। देखिए तो मुक्त अवस्था किसे कहते हैं, जो प्रकृति में धातु अकेला पाया जाता है या जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, उसे कहते हैं मुक्त अवस्था।
तो क्या कहते हैं? और संयुक्त अवस्था जो प्रकृति में धातु अकेला नहीं पाया जाता या किसी भी धातु के साथ क्या कर ले, किसी भी अधिक साथ अभिक्रिया में भाग ले, अभिक्रिया कर ले, तो उसको कहते हैं संयुक्त अवस्था, है नहीं? तो पहला हेडिंग डालिएगा मुक्त अवस्था, पहला हेडिंग डालिएगा बाबू मुक्त अवस्था लिखिएगा, पहला हेडिंग डालिएगा मुक्त अवस्था लिखिएगा। जब धातु प्रकृति में अकेला पाया जाता है, जब धातु प्रकृति में अकेला पाया जाता है, प्रकृति में अकेला पाया जाता है, अकेला पाया जाता है, अकेला पाया जाता है, जब धातु प्रकृति में अकेला पाया जाता है या किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये किसी के साथ, ये किसी के साथ, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे बाबू, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, पारा इत्यादि, ये सब जो धातु है ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। जैसे अभिक्रिया करता बाबू तो सोना कोई नहीं पहनता गला में, है न, क्योंकि 1 दिन 2 दिन 3 दिन में क्या होता है, जंग लग जाता है। जंग लगता तो बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है ना, है न। सोना, चांदी, प्लेटिनम, पारा ये सब में ये सब किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो जो अभिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? मुक्त अवस्था में ये कैसा धातु है? मुक्त अवस्था की धातु है। कैसा अवस्था की धातु है? मुक्त अवस्था की धातु है। ये प्रकृति में कैसा पाया जाता है? अकेला पाया जाता है और ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अब लिखिएगा संयुक्त अवस्था, दूसरा है संयुक्त अवस्था लिखिएगा, संयुक्त अवस्था लिखिएगा बाबू। धातु किसी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया कर लेता है, लिखिएगा धातु किसी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया कर लेता है। धातु किसी अन्य तत्व के साथ, अन्य तत्व के साथ, अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है और ये यौगिक के रूप में पाया जाता है, और ये यौगिक के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है। एक किस रूप में पाया जाता है? यौगिक के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है बाबू? यौगिक के रूप में। और धातु किसी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया कर लेता है और ये यौगिक के रूप में पाया जाता है। मतलब अकेला नहीं पाया जाता है, कैसे पाया जाता है? यौगिक के रूप में। कैसे? यौगिक के रूप में। तो जो यौगिक के रूप में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अधातु। उसे क्या कहते हैं? अधातु, है न। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है न। जो मुक्त अवस्था किसे कहते हैं? जो धातु कहाँ पर कैसा पाया जाए? अकेला पाया जाए और किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो सोना चांदी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। सोडियम रहता अभिक्रिया करता, सल्फर रहता अभिक्रिया कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है न। तो ये जो होता है यौगिक के रूप में पाया जाता है न। ये यौगिक रूप में पाया जाता है। जैसे अल्मुनियम है बाबू, अभिक्रिया करता है पानी के साथ। देखिए ना, पानी में रखिएगा तो क्या होता है? धीरे धीरे उजला हो जाता है। उजला होकर ऐसे कीजिएगा टूट जाएगा, एकदम बुकनी हो जाता है न। तो ये अल्मुनियम है जो अभिक्रिया कर लेता है पानी के साथ। ई सब को पानी में धर दीजिए, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, किसी करबे नहीं करता है। पानी में अभिक्रिया करता तो आदमी लॉकेट नहीं पहनता, आदमी कान में कनवाली नहीं पहनता, नाक में नथनी नहीं पहनता नहीं पहनता। चलिए आगे बढ़ें, है न। चलिए आइए, अब लिखिएगा बाबू, हेडिंग डालेगा खनिज। अगला टॉपिक वही है ना। अगला टॉपिक क्या है? हाँ, हेडिंग डालिएगा खनिज।
खनिज। खनिज कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के अंदर। जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? खनिज, है ना। लिखिएगा, पृथ्वी के अंदर मौजूद ऐसे ठोस पदार्थ जिसमें धातु उपस्थित होता है उसे खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर मौजूद ऐसे ठोस पदार्थ जिसमें धातु पाया जाता है उसे खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर मौजूद ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें धातु पाया जाता है उसे खनिज कहते हैं। अब खनिज भी देखिए दो प्रकार के होता है बाबू। खनिज भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के, है ना। पृथ्वी के अंदर मौजूद ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें धातु उपस्थित हो उसे खनिज कहते हैं। अब खनिज भी दो प्रकार के, पहला होता है बाबू अयस्क और दूसरा खनिज। दूसरा का नाम ही खनिज है ना। पृथ्वी के अंदर जो भी धातु पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, है ना। ठोस के रूप में पृथ्वी के अंदर मौजूद ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें धातु उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब खनिज कितने प्रकार के? दो प्रकार के। खनिज कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला को यक्ष कहते हैं, दूसरा को खनिज कहते हैं। तो अयस्क कैसे बनता है भाई? आइए तो चलिए, अयस्क क्या है? तो जिसको देखिए, अयस्क किसे कहते हैं? जिसको निकालने में कम खर्च और कम समय, अब इनकम ज़्यादा। बात को समझिए पहले। हाँ, जिसको निकालने में हमको कम खर्च लगे, कम टाइम लगे और ज़्यादा धातु क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। जैसे 1 घंटा खटे और 1 घंटा खटे, टाइम लगा 1 घंटा और रुपया लगा 2-4-5 हज़ार, हम मिल गया 5 लाख के समान हमको। उससे ढेर सा धातु मिल गया, उस धातु का कीमत 5 लाख हो गया। तो कम समय में, कम पैसा में हमको क्या हो गया? ज़्यादा इनकम ना। तो उसको बोलेंगे अयस्क। उसको क्या बोलेंगे? अयस्क। कम समय में, कम पैसा में ज़्यादा धातु प्राप्त होना क्या कहलाता है? अयस्क। खनिज किसे कहते हैं? पहले समझिए आराम से, खनिज किसे कहते हैं। ये सब बात को समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आता तो फिर आगे पढ़ने में बड़ी मुश्किल होगी। अब खनिज किसे कहते हैं? तो टाइम भी ज़्यादा लग गया, रुपया भी ज़्यादा लगा और उसका इनकम का स्रोत क्या निकला? 2-4-10 दिन लग गया टाइम, 2-4-5 लाख रुपया खर्चा हुआ, 50 हज़ार के हमको सामान मिला, तो उसको बोलेंगे कौन चीज? मैंने टाइम भी गया, रुपया भी गया और इनकम भी क्या हुआ? मतलब ज़्यादा समय ज़्यादा मनी लॉस और धातु कम प्राप्त हुआ। धातु तो उसको क्या बोलेंगे? खनिज। उसको क्या बोलेंगे? और अयस्क को बोलेंगे। तो कम समय में कम खर्च में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, या कम समय में ज़्यादा धातु हमको क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? लिखिएगा अयस्क बाबू। वैसा खनिज जिसमें कम खर्च तथा कम समय में ज़्यादा धातु प्राप्त हो, वैसा खनिज जिससे कम समय में तथा कम खर्च में ज़्यादा धातु प्राप्त हो, तो उसे अयस्क कहते हैं। वो ऐसा खनिज जिससे कम समय और कम खर्च में ज़्यादा धातु प्राप्त हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अयस्क। तो उसे अयस्क कहते हैं। समझ में आई बात के, है ना। वैसा खनिज जिससे कम समय में कम खर्च में ज़्यादा धातु क्या हो? प्राप्त हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अब लिखिएगा खनिज लिखिएगा। वो वैसा खनिज जिससे धातु प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। वैसा खनिज जिससे धातु प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। इसमें ज़्यादा समय और ज़्यादा खर्च
ऊर्जा खनिज जिससे धातु प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है, मतलब ज़्यादा पैसा लगे और ज़्यादा समय भी लगे तो उसे खनिज कहते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं, ऊर्जा खनिज जिसमें ज़्यादा पैसा तथा ज़्यादा मेहनत लगे और कम धातु क्या हो, प्राप्त हो, तो उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ये भी कह सकते हैं, है ना। ने लिखिएगा, ऊर्जा खनिज जिससे ज़्यादा ऊर्जा खनिज जिससे धातु प्राप्त करना मुश्किल काम है, मतलब ज़्यादा पैसा लगे और ज़्यादा समय भी लगे और धातु कम प्राप्त हो, और धातु कम प्राप्त हो तो उसे खनिज कहते हैं, और धातु कम प्राप्त हो उसे खनिज कहते हैं। मैंने जितना पैसा लगाए उस अनुसार हमको धातु क्या मिला, नहीं मिला, तो उसे क्या बोलेंगे। तो देखिए, सभी खनिज और सभी अयस्क। देखिए, सभी खनिज अयस्क हैं। सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं। इससे जो निकला अयस्क होगा। अरे सभी खनिज है, खनिज जो अयस्क होगा, नहीं होगा अयस्क। इसमें टाइम भी ज़्यादा लगा है, मेहनत भी ज़्यादा लगा है, और धातु क्या प्राप्त हुआ है, कम, तो ये अयस्क होगा। सभी अयस्क खनिज होगा। सभी अयस्क खनिज तो है ही नहीं जी। खनिज एक न प्रकार था ही। अरे खनिज एक न प्रकार था ही। तो सभी अयस्क जो है, इसमें अयस्क मतलब कम पैसा, कम मेहनत, ज़्यादा धातु। तो अयस्क है तो अयस्क किसके अंदर है, खनिज के अंदर ना। तो सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। 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 कोई दिक्कत? अब आइए, हो गया। सभी खनिज अयस्क नहीं हैं और सभी अयस्क खनिज हैं। हो गया। अब लिखिएगा अयस्क के प्रकार। लिखिएगा क्या है, अयस्क के प्रकार। अशुद्धि के आधार पर, अशुद्धि के आधार पर अयस्क के प्रकार है ना। अशुद्धि के आधार पर अयस्क के प्रकार। अशुद्धि के आधार पर अयस्क के प्रकार है ना। पहला लिखेगा सल्फाइड अयस्क। अशुद्धि के आधार पर अयस्क के प्रकार है ना। पहला सल्फाइड अयस्क। पहला सल्फाइड अयस्क। पहला सल्फाइड अयस्क। देखिए, सल्फाइड अयस्क, इसमें अशुद्धिक रूप में क्या है बाबू, तो सल्फाइड है। सल्फर हो, क्या हो, लिखिएगा, जिसमें अशुद्धिक रूप में सल्फर मौजूद रहे। जिसमें अशुद्धिक रूप में कौन मौजूद रहे, सल्फर है ना। सल्फाइड मतलब सल्फर, जिसमें अशुद्धिक रूप में सल्फर मौजूद रहे है ना। जिसमें अशुद्धिक रूप में सल्फर मौजूद रहे उसे सल्फाइड अयस्क कहते हैं। जैसे कॉपर, जैसे बाबू कॉपर इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जैसे कॉपर है, कॉपर में अशुद्धिक रूप में क्या रहता है, तो सल्फर रहता है ना। कॉपर है, सिल्वर है, कॉपर, सिल्वर और क्या है, कॉपर, सिल्वर, जिंक इत्यादि। कॉपर, सिल्वर, जिंक इत्यादि। अब देखिए, ये जब कॉपर है तो उसमें अशुद्धिक रूप में क्या रहेगा, सल्फर रहेगा। क्या रहेगा, सिल्वर है तो उसमें अशुद्धिक रूप में क्या रहेगा, सल्फर। जिंक है तो उसमें अशुद्धिक रूप में क्या रहेगा, सल्फर। सल्फर को हटा देना है तो कौन मिल जाएगा, शुद्ध कॉपर मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा। इसमें अशुद्धिक रूप में क्या मौजूद आता है, सल्फर है ना। अब दूसरा आइएगा, दूसरा लिखिएगा कार्बोनेट अयस्क है ना। कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क है ना। कार्बोनेट अयस्क,
अब देखिए इसमें अशुद्धिक रूप में क्या मौजूद रहेगा, कार्बोनेट। कार्बोनेट हम आपको बताए थे CO3 कार्बोनेट, है ना, बताए थे ना। तो इसमें अशुद्धिक रूप में कार्बोनेट मौजूद रहता है, इसमें अशुद्धिक रूप में कार्बोनेट मौजूद रहता है, इसमें अशुद्धिक रूप में कार्बोनेट मौजूद रहता है, इसमें अशुद्धिक रूप में कार्बोनेट मौजूद रहे, है ना। जैसे बाबू सोडियम, जैसे सोडियम, कॉपर, कैल्शियम, है ना, इत्यादि कर दीजिए, ATC कर दीजिए एक्स्ट्रा, है ना। जिसमें अशुद्धिक रूप में कौन सा मजबूत मौजूद रहे, कार्बोनेट मौजूद रहे। इसमें जिसमें अशुद्धिक रूप में क्या मौजूद रहे, कार्बोनेट मौजूद रहे, है ना। जिसमें अशुद्धिक रूप में कार्बोनेट मौजूद रहे, तो इसमें देखिए कार्बोनेट मौजूद रहता है ना। इसमें कार्बोनेट मौजूद रहता है, कार्बोनेट हटा दिए तो कुछ मिल जाएगा, सोडियम, कॉपर और कैल्शियम मिलेगा। अब तीसरा आइएगा, तीसरा डालिएगा ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क तीसरा है बाबू, ऑक्साइड अयस्क तीसरा है, ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क। अब देखिए ऑक्साइड अयस्क क्या है, तो जिसमें अशुद्धिक रूप में क्या रहे, ऑक्सीजन रहे, क्या रहे, ऑक्सीजन रहे, लिखेगा जिसमें अशुद्धिक रूप में ऑक्सीजन मौजूद रहे, जिसमें अशुद्धिक रूप में ऑक्सीजन मौजूद रहे, है ना। जिसमें अशुद्धिक रूप में क्या मौजूद रहे, ऑक्सीजन मौजूद रहे। जैसे बाबू देखिए अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम में ऑक्सीजन मौजूद रहता है अशुद्धिक रूप में। जिंक रहे, लोहा रहे, है ना, जब अभिक्रिया कर लेता है बाबू, जिंक रहे, लोहा रहे, ATC कर दीजिए, ये जब इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है ना, अभिक्रिया कर लेता है। जिसमें अशुद्धिक रूप में ऑक्सीजन मौजूद रहे, जिसमें अशुद्धिक रूप में कौन मौजूद रहे, ऑक्सीजन मौजूद है। तो देखिए अल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है ना, जिंक भी कर लेता है और लोहा भी कर लेता है, जंग लग जाता है ना लोहा में, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। अगला लिखिएगा हाइलाइड अयस्क, है ना। चौथा लिखिएगा हाइलाइड अयस्क, चौथा लिखिएगा हाइलाइड अयस्क, हाइलाइड अयस्क। अशुद्धिक रूप में कौन रहेगा, हाइलाइड रहेगा। अब हाइलाइड में देखिए 4 चीज़ आता है, हाइड्रोजन फैमिली में 4 गो आता है। अब देखिए यहाँ पर हाइलाइड फैमिली में 4 गो आता है ना। आयोडीन, हाइलाइड, है ना। हाइड्रोजन ग्रुप में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन ग्रुप में आता है बाबू 4 गो, कौन कौन, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, है ना, ये 4 गो। हाइड्रोजन फैमिली में कौन कौन आता है, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, है ना। तो देखिए लिखिएगा इसमें अशुद्धिक रूप में हाइड्रोजन मौजूद रहता है, इसमें अशुद्धिक रूप में हाइड्रोजन मौजूद रहता है, इसमें अशुद्धिक ग्रुप में हाइलाइड है ना, हाइलाइड को बोलते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप में 4 गो होता है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन ग्रुप में 4 गो होता है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ये चारों मिलकर कौन सा ग्रुप बनाता है, हाइड्रोजन ग्रुप। तो इसी को कहते हैं हाइलाइड अयस्क, इसको क्या कहते हैं, हाइलाइड अयस्क। अब इसमें अशुद्धिक रूप में कौन सा रहेगा, इसमें अशुद्धिक रूप में हाइड्रोजन मौजूद रहेगा। इसमें अशुद्धिक रूप में कौन मौजूद रहेगा, हाइड्रोजन मौजूद रहेगा। इसमें अशुद्धिक रूप में हाइड्रोजन मौजूद रहता है। जैसे बाबू कैल्शियम, सिलिकॉन, कैल्शियम SiETC सिलिकॉन, है ना, हो गया। इसमें अशुद्धिक रूप में हाइड्रोजन मौजूद है, जिसमें अशुद्धिक रूप में हाइड्रोजन मौजूद रहे उसे हाइलाइड अयस्क कहते हैं, जैसे कैल्शियम और सिलिकॉन इत्यादि, कैल्शियम, सिलिकॉन इत्यादि। अगला लिखिएगा 5वां फॉस्फेट अयस्क, फॉस्फेट अयस्क लिखिएगा, फॉस्फेट अयस्क। 5वां लिखिएगा फॉस्फेट अयस्क, 5वां लिखिएगा फॉस्फेट अयस्क।
फॉस्फेट अयस्क लिखिएगा। फॉस्फेट अयस्क कैसे कहते हैं भाई, लिखिएगा फॉस्फेट अयस्क। इसमें अशुद्धिक रूप में फास्फोरस मौजूद रहे या फॉस्फेट मौजूद रहे, है ना, जिसमें अशुद्धिक रूप में फॉस्फेट मौजूद रहे, है ना, जिसमें अशुद्धिक रूप में क्या मौजूद रहे, फास्फोरस मौजूद रहे, फॉस्फेट मौजूद रहे, है ना। हो गया, जिसमें अशुद्धिक रूप में फॉस्फेट मौजूद रहे, है ना, या फास्फोरस मौजूद रहे, है ना, उसे फॉस्फेट अयस्क कहते हैं। देखिए आप ये सब पढ़ लिए, है ना। चलिए अयस्क के अशुद्धि के प्रकार पढ़ लिए ना धातु के आधार पर। देखिए धातु के आधार पर कितने प्रकार के पढ़ाए, 5 प्रकार के पढ़ाए, है ना, 5 प्रकार के पढ़ाए। पहला पढ़ाए सल्फाइड अयस्क, दूसरा कार्बोनेट अयस्क, तीसरा ऑक्साइड अयस्क, चौथा हाइड्रोजन अयस्क, पांचवा फॉस्फेट अयस्क। अब अगले क्लास पढ़ाएंगे धातु कर्म, है ना। धातु कर्म क्या है, उसके प्रकार पढ़ना है, उसका विधि पढ़ना है ना। धातु कर्म, धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है 4 प्रकार के, वो सब चलेगा। उसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मान के चलिए कि कम से कम अभी 3 से 4 क्लास, 3 से 4 क्लास अभी चलेगा। और चौथा क्लास था ना, तो मान के चलिए कि 3 से 4 क्लास अभी और हाँ आराम से चलेगा, उसमें कोई दूर है की बात नहीं। 4 क्लास तो कम से कम चलेगी। और घर पर जाके मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है बाबू, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल का बटन ज़रूर दबाएं। और लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, लाइक कीजिए। व्यू ठीक ठाक जा रहा है बाबू तो लाइक कीजिए, है ना। ठीक है बाबू, धन्यवाद।